बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लास्ट वाली क्लास में मैंने आप लोगों को ऊष्माधारिता के बारे में बताया था बेटा, ऊष्माधारिता के बारे में, ठीक है। ऊष्माधारिता के बारे में बताया था, बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा, ऊष्माधारिता तो हमने स्टार्ट कर दी थी। आज हमारे पास क्या है, उसी ऊष्माधारिता को समझने के अलग अलग प्रकार है, क्योंकि ऊष्माधारिता को अलग अलग प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, हमारे पास आएगा मोलर ऊष्माधारिता, मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। हमारे पास क्या आएगा बेटा, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर ऊष्माधारिता। आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहूंगा भाई, कल वाली क्लास में जब मैंने ऊष्माधारिता पढ़ाया था आप लोगों को, तो एक बात बोली थी। क्या थी बेटा जी? एक बात बोली थी कि भाई जो टोटल ऊष्माधारिता होती है, टोटल ऊष्माधारिता होती है वो बराबर होती है हीट में परिवर्तन बटे तापमान में परिवर्तन। ये हमारे पास टोटल ऊष्माधारिता है। अब जैसे मान लो बेटा जी, किसी के यहां पर जो है मम्मी पापा के पास, मतलब एक मम्मी पापा के पास जो है 4 बच्चे हैं, ठीक है। और उन बच्चों को जो है केले खाने का बहुत मन होता है। तो भाई पिताजी जो है बाजार से जो है केले लेकर आए, 60 केले लेके आए, 60, 5 दर्जन, 60 केले लेके आए। और भाई 4 बच्चे थे। तो अगर कोई ये पूछा जाए कि बताइए भाई, एक बच्चे के बांट में कितने केले आएंगे, तो आप कैसे निकालोगे भाई? आप कहोगे सर जी टोटल हमारे पास 60 केले थे, अगर हम 4 से भाग कर देंगे तो 15 आएगा, और प्रत्येक बच्चे के पास क्या हो जाएंगे, प्रत्येक बच्चे के पास क्या हो जाएंगे, 15 केले हो जाएंगे। एसी, ठीक है। तो भाई 15 बच्चों के, एक 4 बच्चों, सॉरी एक बच्चे के पास कितने हो जाएंगे, 15 केले। अब क्योंकि ये टोटल ऊष्माधारिता है, टोटल हीट कैपेसिटी है, तो इसको हम कहेंगे भाई डी क्यू बटे डी टी। अगर हमें 1 मोल के लिए निकालनी होगी, ठीक है, तो मोलर हीट कैपेसिटी को हम सीएम से डिनोट करते हैं बेटा। इसका मतलब है मोलर ऊष्माधारिता, और ये हो जाएगा टोटल ऊष्माधारिता, टोटल ऊष्माधारिता बटे में एन। जितने भी मोल होंगे गैस के, उन मोलों से अगर हम भाग कर देंगे तो 1 मोल के लिए आ जाएगा। और अब देखो बेटा, अगर सीटी की जगह पर मैं रखता हूं डी क्यू बटे डी टी, तो मेरे पास फॉर्मूला बचेगा 1 बटा एन डी क्यू बटे डी टी। ये हमारे पास आ गया बेटा जी मोलर ऊष्माधारिता का सूत्र, ठीक है। अब यहां पर समझिएगा भाई, यदि यदि एन बराबर 1 मोल हो और तापमान में परिवर्तन बेटा जी 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन का हो, ठीक है, 1 केल्विन का हो, तो आप समझिएगा जो मोलर ऊष्माधारिता है वो हीट परिवर्तन के बराबर हो जाएगी। अब यहां से परिभाषा क्या बनेगी, जरा देखो भाई, यहां से परिभाषा बनेगी हमारे पास, यहां से मोलर ऊष्माधारिता, मोलर ऊष्माधारिता उस ऊष्मा परिवर्तन के बराबर होती है, उस ऊष्मा परिवर्तन के बराबर होती है जिसके द्वारा, जिसके द्वारा 1 मोल पदार्थ का, 1 मोल पदार्थ का 1 डिग्री सेल्सियस ताप परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है, ठीक है भाई। तो फटाफट इसको भाई छाप लो। अगर आप लोगों ने छाप ली होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर हमने लिख लिया, ठीक है। ये होती है हमारे पास टोटल ऊष्माधारिता जो कि मैंने कल पढ़ाई थी, और ये होती है बेटा जी हमारे पास मोलर ऊष्माधारिता जिसको सीएम से डिनोट करते हैं। और ये बराबर होता है कि जो भी ऊष्माधारिता है अगर उसको हम कुल मोल से भाग कर लेंगे तो 1 मोल के लिए ऊष्माधारिता आ जाएगी। किसके लिए भाई? 1 मोल के लिए ऊष्माधारिता आ जाएगी। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन।
बहुत बढ़िया भाई। अब देखो बेटा, मोलर ऊष्माधारिता के प्रकार, ध्यान रखना भाई, मोलर ऊष्माधारिता के प्रकार, मोलर ऊष्माधारिता के प्रकार, ठीक है, मोलर ऊष्माधारिता के प्रकार। आप लोगों ने सुना होगा स्थिर आयतन पर मोलर ऊष्माधारिता, एक सुना होगा आपने स्थिर दाब पर। तो भाई जरा देखो यहां पर, स्थिर दाब पर, स्थिर दाब पर मोलर ऊष्माधारिता या स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता, ऊष्माधारिता। आपको क्या करना है कि जो सी है ना, सी, उसके यहां पर बस पी लगा देना है और बाकी फॉर्मूला 1/n dq बटे dt ये समान रखना है। बस ये बात समझनी है कि प्रेशर कांस्टेंट है। ये पी जो है बेटा, मैं पहले धीरे धीरे समझा रहा हूं, स्पीड से नहीं समझा रहा हूं, ध्यान रखना। ये पी जो है बेटा ये गुणा में नहीं है, ये बस प्रदर्शित कर रहा है कि प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। और ये जो सीपी है, ठीक है, ये जो सीपी है बेटा, ये रिप्रेजेंट क्या करता है हमारा कि भाई ये स्थिर दाब पर मोलर ऊष्माधारिता है। अब हम लोग एक बात और भी जानते हैं बेटा, स्थिर दाब पर, स्थिर दाब पर आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्थिर दाब पर जो हीट में परिवर्तन होता है डीक्यूपी, ये कहीं ना कहीं एंथैल्पी परिवर्तन के बराबर भी होता है। पढ़ा था ना भाई, बताया था कि स्थिर दाब पर जो ऊष्मा में परिवर्तन होता है वही एंथैल्पी परिवर्तन कहलाता है। तो आप जो डीक्यूपी है उसके जगह पर डीएच रख सकते हो और सीपी बराबर क्या आ जाएगा बेटा, 1/n डीएच बटे dt। एक तो चलो ये फॉर्मूला हमें याद हो ही गया। अगर मैं इसको रीअरेंज कर लूं, एन और dt की गुणा इधर कर दूं, तो हमारे पास एंथैल्पी का भी सूत्र हो जाएगा एन सीपी dt। क्या आ गया बेटा, एन सीपी dt, एन सीपी dt। तो भाई हमारे पास ये क्या आ गया, एक तरीके से एंथैल्पी का एक सूत्र आ गया। अब देखो आगे कहानी। अगर मैं बात करता हूं बेटा जी स्थिर दाब पर, सॉरी स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता, तो यहां पर कहूंगा भाई मैं स्थिर आयतन पर, आयतन पर ऊष्माधारिता, स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता। अब यहां से हम आयतन से रिप्रेजेंट करेंगे सीवी को, 1/n सेम रखेंगे, यहां dq लिखेंगे, यहां dt लिखेंगे और यहां पर बेटा आयतन रिप्रेजेंट करेंगे कि आयतन स्थिर है। और चूंकि हम लोग ये भी बात जानते हैं दोस्तों कि स्थिर आयतन पर जो हमारे पास ऊष्मा में परिवर्तन होता है वह आंतरिक ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है, ये मैंने कल पढ़ाया था। लेकिन जहां पर मैंने dq लिखा है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं बेटा, du, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। तो यहां पर क्या होगा बेटा जी, cv बराबर 1/n और यहां पर आएगा du बटे dt। जब इसकी आप ब्रज गुणा करोगे तो du कहीं ना कहीं किसके बराबर जाएगा, n cv और dt के बराबर। तो हमें जो है बेटा जी एक रिलेशन और आ गया क्लियर, ठीक है। एक रिलेशन तो ये था ही हमारे पास और एक रिलेशन हमें और समझ में आ गया कि भाई ये du है और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये dh है, ठीक है। तो भाई फटाफट बताइए किस किस को ये दोनों डेरिवेशन समझ में आ गए, सीपी का फॉर्मूला पता चल गया, सीवी का फॉर्मूला पता चल गया, बताइए भाई फटाफट, यस और नो। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। कमेंट नहीं चल रहे क्या, क्लियर है। अब जरा देखो बेटा, अब आपको मैंने एक बात और करानी है, जरा ध्यान रखना भाई।
सीपी तथा सीवी में संबंध, और इसको फिजिक्स में मेयर का रिलेशन भी कहते हैं, मेयर का संबंध भी कहते हैं। ठीक है भाई, तो यहां पर मैं कहूंगा सीपी तथा सीवी में संबंध, सीपी तथा सीवी में संबंध, और इसको हम मेयर का रिलेशन भी कहते हैं फिजिक्स में, मेयर का संबंध। अब देखो बेटा, हम लोग जानते हैं उष्मागतिकी का प्रथम नियम। देखो भाई, उष्मागतिकी के प्रथम नियम से, उष्मा गतिकी के प्रथम नियम से, ठीक है, उष्मागतिकी के प्रथम नियम से। तो यहां पर देखो भाई क्या है, हम लोग जानते थे कि dq का फॉर्मूला होता है du प्लस pdv। जानते हो आप ये? आप कहोगे हाँ सर जी हम जानते हैं, ठीक है, du बराबर pdv। और आपको यह भी पता होगा कि dq के स्थान पर हम dh मान सकते हैं। और आप लोगों को यह भी पता होगा बेटा कि pv इक्वल्स टू nrt, pv इक्वल्स टू nrt से, pv इक्वल्स टू nrt से अगर हम यहां पर यह कहें कि भाई आयतन में और टेम्परेचर में परिवर्तन आ रहा है, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है। ध्यान रखना भाई, मैंने क्या बोला है, अगर हमारे पास पीबी कांस्टेंट है, मोल भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, और हम कह रहे हैं कि पूरी समीकरण में आयतन और तापमान परिवर्तित हो रहे हैं, डिफरेंस आ रहा है, तो हम इसका क्या करेंगे, अवकलन करके देखते हैं भाई। और जब हम इसका अवकलन करेंगे बेटा, तो हमारे पास पीडीवी बराबर एनआर dt ये हो जाएगा। पीडीवी किसके बराबर हो जाएगा, एनआर dt। क्यों? क्योंकि आयतन हमारे पास कांस्टेंट है, और आप लोग जानते होंगे यहां पर हमने आयतन सॉरी दाब कांस्टेंट है, पी कांस्टेंट है। और जब दाब कांस्टेंट होता है बेटा, तो dq का मतलब एक तरीके से dqp होता है, ऐसे हल्के मत लियो। दाब कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, dqp बराबर dut। अब आप लोग समझ सकते हो बेटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, dqp का मतलब क्या हो गया, dh du के स्थान पर du, और बेटा pdv के स्थान पर क्या लिख सकते हो आप, nrdt लिख सकते हो भाई। अब बेटा dh का फॉर्मूला क्या है, dh, और इसको इधर भी ले जाना है, इसको इधर भी ले जाना भाई। तो dh बराबर हो गया हमारे पास माइनस के du और बराबर हो गया nrdt। अब देखो बेटा, अगर मैं ndt को इधर ले आऊं ब्रज गुणा करके, तो आप देखोगे dh बटे ndt नीचे आ गया, माइनस du ndt नीचे आ गया, और इधर क्या बचा बेटा, हमारे पास r बचा। अब जरा ध्यान से देखना बेटा, 1/n dh बटे dt cp के बराबर होता है, और 1/n du बटे dt cv के बराबर होता है। अब देखो ये मान आया हमारे पास cp का मान, ये आया हमारे पास cv का मान, और बराबर आ गया बेटा जी r के बराबर। ठीक है, ये किसके बराबर आ गया, r के बराबर। अब r का कोई भी मान हो, r का मान आप जानते हो क्या होता है बेटा, r के सारे मान धनात्मक हैं, और वो कौन कौन से होंगे जरा देखते रहना। r के मान, जैसे r का मान हो सकता है 8.314, r का मान हो सकता है 0.0821, r का मान हो सकता है बेटा 0.0831, ये आपने पढ़ा है। सारे के सारे मान क्या होते हैं, r के धनात्मक मान होते हैं। तो आप मुझे एक बात बताओ, इस संबंध से हमें एक बात पता चली कि जब cp में से cv घटाया गया तो एक धनात्मक मान बचा। क्या बोला हमने, जब बड़े मान में से कोई छोटा मान घटाया जाता है तभी तो धनात्मक मान बचता है, r का मान। और यहां से हमें एक बात समझ में आ गई, यहां से हमें एक बात समझ में आ गई कि cp का मान cv से सदैव अधिक होता है, सदैव अधिक होता है। यह बात याद रखना बेटा, एकदम से अपने दिमाग में उतार लेना कि भाई cp का मान cv से अधिक होता है। और आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, जब आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई करी होगी तो। ठीक है, मुझे बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में, क्या बेटा ये क्लियर हो गया, यस और नो? फटाफट बताइए बेटा, क्या ये क्लियर हो गया, हाँ या ना का जवाब दीजिए।
डीपीपी सॉल्यूशन बेटा मिल रहे होंगे आपको, मैंने तो रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं यार। मैं आज बात करता हूं बेटा मैं। डन। सीपी का मान सीवी से सदैव अधिक होता है, ये बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अभी मैं दोबारा से इसको उठाऊंगा बाद में चल के, ठीक है, बाद में उठाऊंगा बेटा इसको मैं चल के, वापस से मैं थोड़ा बहुत और काम कराऊंगा जब कैलोरी मीटर पढ़ाऊंगा, ठीक है। कैलोरी मीटर में मैं इस चीजों को वापस से लेके आऊंगा, लेकिन अभी ऊष्माधारिता को क्योंकि परिचय चल रहा था, अभी एंथैल्पी का परिचय हुआ था, इससे पहले ऊष्माधारिता का परिचय हुआ था, अब थोड़ा सा मैं काम की बात पे आऊंगा और आपको फॉर्मूले याद रखवाना सिखाऊंगा, ठीक है। जैसे भाई हमें ना विभिन्न प्रक्रमों में क्या करना है, विभिन्न प्रक्रमों में कार्य की गणना करनी है, कार्य की गणना करनी है, ऊष्मा की गणना करनी है, एंथैल्पी की गणना करनी है और आंतरिक ऊर्जा की गणना करनी है। हमारा चार चीजों पर फोकस रहेगा। किस किस पर भाई? किस किस चीजों पर फोकस रहेगा हमारा कैलकुलेट करना? सीपी डीएच, डीयू, वर्क डन और क्यू, ये चार पैरामीटर अगर हमने निकाल लिए तो समझ लो भाई हमसे थर्मोडायनेमिक्स से कोई भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इवन पांचवा एक और पैरामीटर है, वो है एंट्रोपी, पर एंट्रोपी जो है प्रथम नियम का भाग नहीं है, तो हम जो है एंट्रोपी की बात नहीं करेंगे अभी। तो जरा देखो भाई, सबसे पहले विभिन्न प्रक्रमों में कृत कार्य, मैं यहां पर लिख देता हूं, विभिन्न प्रक्रमों में कृत कार्य ऊष्मा, ठीक है, ऊष्मा और भाई एंथैल्पी तथा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की गणना। तो अब आपको क्या करेगा, आपको अपना उद्देश्य समझ में आ गया कि भाई हमारे पास न्यूमेरिकल इनके आएंगे, या तो वर्क डन पूछेगा, ठीक है, या तो वर्क डन पूछेगा बेटा, या फिर ऊष्मा निकालना पूछेगा, या एंथैल्पी में परिवर्तन पूछेगा, या आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन पूछेगा। इन चार चीजों से ज्यादा पांचवी चीज एंट्रोपी पूछ सकता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अब बात यहां पर यह आती है बेटा, देखो यहां पर सबसे पहले हम एक एक प्रक्रम पढ़ेंगे, और इस बार मैं नहीं पढ़ूंगा या मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं आपसे पूछूंगा कि क्या करना चाहिए, और मैं गारंटी देता हूं कि भले ही आपने आज तक ना पढ़ा हो, आंसर आपके मुंह से ही निकलेंगे और सारे सही निकलेंगे। पहला है बेटा समतापी प्रक्रम, ठीक है, समतापी प्रक्रम में आदर्श गैस का प्रसार। अब यहां पर प्रसार दो तरीके से हो सकता है, उत्क्रमणीय भी हो सकता है और अनुत्क्रमणीय भी हो सकता है, दोनों प्रकार के हो सकता है बेटा। और भाई हम लोग ये मान के चलते हैं कि जैसे मान लीजिएगा हमारे पास कोई सिलेंडर है, ठीक है, और यहां पर क्या होगा भाई, एक पिस्टन लगी होगी, मूवेबल पिस्टन, और इसके भीतर बेटा क्या होगा, गैस होगी, और जब ये पिस्टन ऊपर की तरफ चले जाएगी, इसका मतलब जब ऊपर की तरफ खिसकेगी तो इसका गैस का प्रसार होगा, गैस का आयतन बढ़ेगा। अब यहां पर क्या हुआ कि हो सकता है कि आयतन V1 हो और यहां पर आयतन V2 हो, और जो बाहर का प्रेशर होगा वो क्या होगा बेटा, एक्सटर्नल प्रेशर होगा, ठीक है। अब ये जो प्रक्रम है V1 से V2, ये उत्क्रमणीय भी हो सकता है और ये अनुत्क्रमणीय भी हो सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये हम कहीं से पढ़ेंगे नहीं, किसी किताब में से देखेंगे नहीं, हम अपनी आत्मा से पूछेंगे कि हमें करना क्या है। देखते हैं बेटा, मैंने दो साइड ली, सबसे पहले मैं अनुत्क्रमणीय प्रक्रम की बात कर रहा हूं। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में या अनुत्क्रमणीय प्रकार से आप लोग मुझे बस छोटी सी बात बताना बेटा कि कार्य का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, कार्य का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है अगर हमारे पास अनुत्क्रमणीय प्रक्रम हुआ तो। अगर हमारे पास अनुत्क्रमणीय प्रक्रम हुआ तो कार्य का क्या सूत्र होगा बताइए,
कार्य का बेसिक सूत्र क्या होता है? बेसिक, आप लोग कहोगे सर जी कार्य का जो बेसिक सूत्र है W, वो होता है माइनस के P एक्सटर्नल और आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन dV, ऐसे लिखते हैं PdV, माइनस के PdV होता है, बिल्कुल सही बात है। अब आप मुझे एक और बात बताइए, जब मैंने आपको अनुत्क्रमणीय प्रक्रम पढ़ाया था तो क्या वहां पर मैंने लिखा था कि एक्सटर्नल प्रेशर प्रेशर ऑफ गैस के बराबर होता है? यस और नो? क्या मैंने कहीं पर यह लिखवाया था कि एक्सटर्नल प्रेशर प्रेशर ऑफ गैस के बराबर होता है? यस और नो का जवाब दो बेटा। बहुत बढ़िया भाई, नहीं लिखवाया था बेटा, है ना? मैंने साफ साफ यह लिखवाया था अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में एक्सटर्नल प्रेशर जो होता है वो प्रेशर ऑफ गैस के बराबर बिल्कुल नहीं होता, है ना? नहीं लिखवाया था भाई, नो। इसका मतलब है एक्सटर्नल प्रेशर को आप चेंज नहीं कर सकते, एक्सटर्नल प्रेशर सेम ही रहेगा। आप मुझे बताइए अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में मुझे क्या यहां पर समाकलन करना चाहिए? क्या मुझे यहां पर समाकलन करना चाहिए बेटा? यस और नो? नहीं करना चाहिए, समाकलन भी नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे W बराबर माइनस के P एक्सटर्नल और dV को डायरेक्ट डेल्टा V कह देंगे, या W बराबर कह देंगे माइनस के P एक्सटर्नल, डेल्टा V को आप V2 माइनस V1 लिख दोगे। ये सूत्र जो है, ये जो सूत्र है दोनों के दोनों, ये हमारे पास अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में कृत कार्य को दर्शाएंगे, क्योंकि ना तो हमें यहां पर समाकलन करना और ना हमें एक्सटर्नल प्रेशर को चेंज करना। तो भाई सबसे पहले हमने समतापी प्रक्रम में आदर्श गैस का प्रसार किया, और बेटा उसमें भी अनुत्क्रमणीय प्रक्रम था, और उसके लिए हमें कृत कार्य का हमें फॉर्मूला निकालना था, तो फॉर्मूला हमने निकाल लिया। अगर आप लोगों ने छाप लिया होगा बेटा, अगर हमने ये छाप लिया होगा तो हम फिर आगे बढ़ेंगे फटाफट, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे बेटा, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन भाई। लिखो बेटा, नो लिखो। अब देखो बेटा बी क्या होगा हमारे पास उत्क्रमणीय प्रक्रम में, क्या होगा? उत्क्रमणीय प्रक्रम में हमारे पास कृत कार्य का बेसिक फॉर्मूला क्या है बेटा? बेसिक फॉर्मूला क्या है कृत कार्य का? माइनस के P एक्सटर्नल इंटू में dV। जानते होंगे आप ये बात, आप कहोगे हाँ सर जी जानते हैं। और हम लोग ये भी जानते हैं उत्क्रमणीय प्रक्रम में जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो प्रेशर ऑफ गैस के बराबर होता है। तो एक्सटर्नल प्रेशर को मैंने क्या काम कर दिया बेटा? प्रेशर ऑफ गैस इंटू में dV कर दिया। और आप लोग जानते होंगे बेटा PdV जो होता है वो NR dt के बराबर होता है ना? PdV की जगह पर चलो आप PdV कर लो, या PV इक्वल्स टू NRT कर लो। आप PV इक्वल्स टू क्या होता है बेटा जी? NRT, क्योंकि आयतन में तो टेम्परेचर में तो हम परिवर्तन कर नहीं सकते, NRDT इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि तापमान स्थिर है। आदर्श गैस के लिए समतापी प्रक्रम में तापमान स्थिर है। तो PV इक्वल्स टू NRT से P का मान आप लिखोगे NRT बटे V। अब P का मान आपने जैसे यहां पर लिखा, W का मान माइनस के NRT, ठीक है, और यहां पर dV बटे V ऐसे आ जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताओ बेटा, जब आप इस वाले गैस को प्रसारित कर रहे थे तो क्या इसमें से गैस के मोलों की संख्या बढ़ी या घटी? आप कहोगे सर जी पिस्टन ऊपर की तरफ जा रही है, गैस का सिर्फ आयतन परिवर्तन हो रहा है, मोलों पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, मोल नहीं चेंज हो रहे हैं, गैस के अमाउंट चेंज नहीं हो रही है। दूसरा सर आपने लिखा है समतापी प्रक्रम। अब समतापी प्रक्रम का मतलब क्या हुआ बेटा? कि यहां पर तापमान भी समान रहेगा, तापमान भी कांस्टेंट रहेगा। तो बेटा देखो यहां पर एन भी कांस्टेंट, टी भी कांस्टेंट और आर तो है ही कांस्टेंट। और हम लोग ये भी जानते हैं कि ये उत्क्रमणीय प्रक्रम है तो हमें समाकलन करना पड़ेगा। तो जब हम यहां पर समाकलन करेंगे तो आप लोग समझिएगा W बराबर होगा माइनस के NRT, ये तो आपने ले लिया कॉमन, ठीक है, NRT ले लिया कॉमन। अंदर बचा क्या बेटा? dV बटे V।
और आपको यह भी पता होगा कि जो आयतन में परिवर्तन है, जो आयतन की लिमिट है वो v1 से v2 है। आप लोग जानते होंगे गणित में dx बटे x यानी 1/x और dx का अगर हम समाकलन करते हैं तो वो नेचुरल लॉग x आता है। तो बेटा यहां पर dv बटे 1/v ही तो है। अगर मैं यहां पर समाकलन करता हूं तो मेरे पास सूत्र क्या आएगा, w बराबर माइनस के nRT नेचुरल लॉग v2 बटे नेचुरल लॉग v और लिमिट कितनी है बेटा v1 माइनस के v1 v2। अब यहां के बाद देखो भाई, जब आप यहां के बाद आगे बढ़ोगे और लिमिट को रखोगे तो w क्या होगा बेटा हमारे पास, w बराबर होगा माइनस के nRT नेचुरल लॉग v2 माइनस नेचुरल लॉग v1। ऐसे रखना पड़ेगा आपको यहां पर। और आप लोग जानते होंगे log m माइनस के log n का फॉर्मूला होता है log m बटे n। तो यहां से w का फॉर्मूला क्या आ गया बेटा, माइनस के nRT नेचुरल लॉग v2 बटे v1। तो या तो कार्य का फॉर्मूला बेटा जी ये होगा नेचुरल लॉग में। और आपने गणित में एक बात सीखी होगी, अगर कहीं पर भी हमारे पास नेचुरल लॉग x है और उसको आप लॉग में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको 2.303 से गुणा करना होगा, वो मान log x में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां पर नेचुरल लॉग है बेटा, इसको लॉग में कन्वर्ट करो तो हमारे पास w का फॉर्मूला आएगा माइनस के 2.303 nRT log v2 बटे v1 log v2 बटे v1। अब मुझे बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में बेटा, मुझे बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में, क्या आप लोगों को उत्क्रमणीय प्रक्रम में, समतापी प्रक्रम में, उत्क्रमणीय प्रक्रम में आदर्श गैस के प्रकार के लिए वर्क डन का फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं आया, कि कैसे ये आया और इसी को हमें क्यों यूज करना है? ठीक है, स्लो है बेटा, स्लो। कैसी क्लैरिटी बेटा, नेटवर्क तुम्हारा थोड़ा अजीब हो रहा होगा क्योंकि मौसम भी ऐसा हो रहा है ना। दोबारा समझा रहे हैं, पहले इसको छापो फिर दोबारा समझाऊंगा, पहले इसको छापो फिर दोबारा समझाऊंगा, फटाफट पहले इसको छापो बेटा फिर दोबारा समझाऊंगा। डिफिकल्ट नहीं है, समझो, पहले छापो। अब मेरी बात समझना, वापस से मैं कमेंट बंद कर रहा हूं ताकि मैं समझा सकूं। हमें बेसिक फॉर्मूला पता है कि भाई पी एक्सटर्नल इंटू में डीवी होता है कार्य का। हमको यह भी पता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में, उत्क्रमणीय प्रक्रम में एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ गैस के बराबर होता है। चाहे चेक करके देखो भी, जहां पर मैंने उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय के बीच में अंतर लिखवाया था। फिर क्योंकि ये प्रेशर ऑफ गैस आ गया यहां पर, और गैस के लिए कौन सी समीकरण लगती है, आदर्श गैस की समीकरण क्या होती है, पीवी बराबर एनआरटी। तो जहां पी है वहां पर एनआरटी बटे वी कर दिया, जहां पी था वहां पर एनआरटी बटे वी कर दिया। हम लोग ये बात जानते हैं कि जब हम ये प्रसार कर रहे थे तो ये पिस्टन ऊपर नीचे होगी, पर इसमें से गैस निकलकर नहीं भागेगी और ना ही हम गैस इसके अंदर कोई बाहर से डालेंगे। यानी गैस के मोल क्या होंगे, निश्चित, क्या होंगे, कांस्टेंट। अब प्रक्रम समतापी है, प्रक्रम समतापी का मतलब तापमान भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब यह हुआ, और आर तो कांस्टेंट होता ही होता है, तो जो कांस्टेंट है उसका समाकलन करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाहर निकाल दो। एनआरटी मैंने बाहर लिख दिया, मुझे पता है कि आयतन में परिवर्तन आता तो मैंने डीवी बटे वी ऐसे लिख दिया। ठीक, आप लोगों को गणित के बारे में एक फॉर्मूला पता होगा, यदि हम किसी का भी 1/, में वो करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, समाकलन करते हैं 1/x का, तो बेटा वो नेचुरल लॉग x बन जाता है। तो यहां पर 1/v था, इसका नेचुरल, इसका समाकलन करा तो नेचुरल लॉग v बन गया। फिर हमने इनकी लिमिट रखी v1 से v2, लिमिट रखते ही नेचुरल लॉग v2 माइनस नेचुरल लॉग v1 हो गया। और आप लोग जानते हो नेचुरल लॉग v2 माइनस नेचुरल लॉग v1 का फॉर्मूला होता है कि भाई नेचुरल लॉग ले लो अलग, ये जो भी मान होंगे ये बटे में चले जाएंगे, अनुपात में चले जाएंगे। तो यहां पर आ गया v2 माइनस v1। अभी सूत्र में नेचुरल लॉग है, पर हमने कई किताबों में लॉग भी पढ़ा है, तो इसका मतलब हमें क्या करना है, नेचुरल लॉग को लॉग में भी कन्वर्ट करना है। हम लोग जानते हैं कि नेचुरल लॉग x यानी कोई भी मान हो, अगर उसको लॉग में कन्वर्ट करना हो
तो उसको log में कन्वर्ट कर दो, log x। नेचुरल log को हमने क्या कर दिया, log x में कन्वर्ट कर दिया। पर शर्त यह भी है कि 2.303 से गुणा करना पड़ेगा। तो हमने कुछ नहीं छेड़ा, इस नेचुरल log को log में कन्वर्ट करा, लेकिन जो भी मान था ओवरऑल उसको 2.303 से हमें गुणा करना पड़ा। अब मुझे बताइए, क्या आपको डेरिवेशन समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? क्या आप लोगों को डेरिवेशन समझ में आया बेटा? यस और नो? फटाफट बताइए, नहीं तो इलाज करना पड़ जाएगा। क्या आप लोगों को डेरिवेशन समझ में आया दोस्तों? यस और नो? क्लियर हुआ? अब देखो बेटा आगे कहानी, अब देखो जरा आगे कहानी, आगे क्या है। अभी तो हमने कार्य कार्य कैलकुलेट करा है, अभी हमने एंथैल्पी, अभी इंटरनल एनर्जी तो कैलकुलेट करी ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें कसम है तुम्हारे होने वाले की, अगर मुझे एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है और मुझे एंथैल्पी का सूत्र बताना है, तो थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको पढ़ाया था, हम कहेंगे वी नो दैट एंथैल्पी का सूत्र कह रहा हूं, सूत्र जो है थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, एनसीपीडीटी। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? एनसीपीडीटी। और चूंकि हम लोग जानते हैं, चूंकि प्रक्रम कैसा है, प्रक्रम है समतापी, अर्थात तापमान क्या है? कांस्टेंट। तो ताप में परिवर्तन कितना है? ताप में परिवर्तन कितना है? 0। और जब ताप में ही परिवर्तन 0 हो जाएगा, इस रिलेशन के हिसाब से सोचो, अगर इस मान के बराबर हम 0 रख दें तो पूरा डीएच क्या हो जाएगा बेटा? डीएच का मान ही 0 हो जाएगा, खत्म होगी भाई। मतलब ये बात आपको नोट रखनी है। कैसे नोट करोगे भाई? आदर्श गैस के लिए समतापी प्रक्रम में चाहे प्रसार हो और चाहे संपीड़न, उससे मतलब नहीं है। आदर्श गैस के लिए समतापी प्रक्रम में डेल्टा एच एंथैल्पी परिवर्तन सदैव क्या होगा बेटा? शून्य होता है। तो पता क्या होता है, नीट के अंदर कभी कभी वो न्यूमेरिकल देने की कोशिश करेगा, कि भाई न्यूमेरिकल सॉल्व करो, हमें लगेगा भी। लेकिन अगर हमने शब्द पहचान लिए तो हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, विकल्प में जहां 0 दिख रहा होगा उसको टिक करना है बस। ये तो थी एक बात कि भाई हमने क्या कर दिया, यहां पर डीएच का मान निकाल दिया, एंथैल्पी परिवर्तन निकाल दिया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है भाई? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। तो हम लोग ये भी जानते हैं, वी नो दैट कि भाई du का फॉर्मूला होता है एन सीवी dt। चूंकि प्रक्रम कैसा है? प्रक्रम है समतापी, अर्थात तापमान रहेगा कांस्टेंट और तापमान में परिवर्तन होगा 0। और जब तापमान में परिवर्तन ही 0 होगा, इसका मान ही 0 होगा, तो पूरा मान कितना हो जाएगा? 0। तो बेटा यहां पर du का मान भी क्या होगा? 0 होगा। तो ध्यान रखना है, आदर्श गैस के लिए ठीक है, आदर्श गैस के लिए समतापी प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा का मान सदैव 0 होता है। मतलब हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट 0 रख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे भाई? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0 होता है। क्या आप लोगों ने बेटा जी ये छाप लिया? यस और नो? अगर आप लोगों ने छाप लिया हो, नोट कर लिया हो, तो मुझे जल्दी से बता दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो एंथैल्पी परिवर्तन भी पता चल गया हमें,
इंटरनल एनर्जी परिवर्तन भी पता चल गया हमें, और हमें बेटा जी कार्य भी पता चल गया। अभी बस एक चीज बची है, उसका नाम है ऊष्मा। एक चीज बची है, उसका नाम है ऊष्मा। छापो छापो। बताता हूं, जिसको समझ नहीं आया उसको दोबारा बताता हूं, टेंशन ना लो आप। जिसको समझ नहीं आया उसको दोबारा बताता हूं बेटा। लिखो, आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा, एक चीज देखो यहां पर, थोड़ी देर पहले मैं सारी बात छोड़कर मैंने दो फॉर्मूले करवाए थे, और मैंने उनको कहा था कि भाई इनको याद रखना। डीएच का फॉर्मूला है एनसीपीडीटी, डीयू का फॉर्मूला है एनसीवीडीटी। अब जो जो मैं पूछूंगा वो बताना है आपको। क्या बेटा जी आप लोगों को ये दो फॉर्मूले याद हो सकते हैं? एंथैल्पी परिवर्तन का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले था एनसीपीडीटी, और बेटा जी डीयू का फॉर्मूला था एनसीवीडीटी। था कि नहीं था? यस और नो का जवाब दो। था ना फॉर्मूला? हमारा मेन मकसद क्या है समतापी प्रक्रम में कैलकुलेट करने का? भाई कार्य कैलकुलेट हो जाए। अब कार्य वाली बात तो देखो, कार्य तो हमने कैलकुलेट कर दिया। अगर उत्क्रमणीय प्रक्रम होगा तो यह फॉर्मूला लगाना है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होगा तो यह फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, यह बात समझ में आ गई। अब हमारा मन कर रहा है कि हम एंथैल्पी में परिवर्तन भी कैलकुलेट करें और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन भी कैलकुलेट करें। अब क्योंकि हम जानते हैं कि डीएच का मान एनसीपीडीटी और डीयू का मान एनसीवीडीटी है, समतापी प्रक्रम है, क्योंकि हमारा सारा का सारा काम अभी समतापी प्रक्रम में चल रहा है। आप मुझे बताइए समतापी प्रक्रम में कौन स्थिर होता है? कौन सा उष्मा गति की अचर जो है वो, सॉरी चर या जो अचर है जो भी, वो स्थिर होता है? बताइए फटाफट। समतापी प्रक्रम में समतापी प्रक्रम की परिभाषा क्या है? बस इतना बता दो यार। आप कहोगे सर जी समतापी प्रक्रम का मतलब होता है समान ताप, तापमान कांस्टेंट, अर्थात तापमान कांस्टेंट यानी तापमान में परिवर्तन कितना आएगा बेटा? जीरो। तापमान में परिवर्तन कितना है बेटा? जीरो। तो अगर मैं यहां पर dt के स्थान पर जीरो रख दूं तो बेटा ये पूरा पद क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और जब ये पूरा पद जीरो हो जाएगा तो मैं क्या कहूंगा भाई कि आदर्श गैस के लिए समतापी प्रक्रम में डेल्टा एच का मान सदैव जीरो होता है। यानी मुझे एक बार भले ही डेराइव करना पड़ा हो, पर इस डेरिवेशन से यह बात पता चल गई कि अगर क्वेश्चन नीट में आ गया तो मैं वहां न्यूमेरिकल सॉल्व करने नहीं बैठूंगा। मुझे पता है कि आदर्श गैस समतापी प्रक्रम में डेल्टा एच का मान जीरो होता है। एक बार थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप लोगों ने यह बात याद रख ली, क्योंकि मैं अभी पर्सन कराऊंगा, ऐसा नहीं कि पर्सन नहीं कराऊंगा, लेकिन जब आप पर्सन कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, मैं गारंटी देता हूं कि जब क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आएंगे तो आप देखते ही आंसर लगाओगे, देखते ही, सॉल्व भी नहीं करोगे। ठीक है, अब दोबारा देखिए। अब मेरा मन कर रहा है कि भाई सर मैं तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन निकालूंगा, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन निकालूंगा। अब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन पहले तो समझो, आंतरिक ऊर्जा का बेसिक फॉर्मूला क्या है? एन सीवी डी। एन कांस्टेंट, सीवी मतलब डीयू का मान एन पर, सीवी पर और डीटी पर डिपेंड करता है। अब क्योंकि ये प्रक्रम ही कैसा चल रहा है, ये प्रक्रम ही कैसा चल रहा है बोलो यार। आप कहोगे सर जी ये प्रक्रम तो चल रहा है समतापी, और समतापी प्रक्रम में क्या होता है बेटा? समतापी प्रक्रम में होता है टेम्परेचर कांस्टेंट, और जब कोई चीज कांस्टेंट होता है तो उसमें परिवर्तन क्या होता है बेटा? उसमें परिवर्तन क्या है? जीरो। यानी चेंज इन टेम्परेचर क्या हो गया बेटा? जीरो हो गया। अब यहां पर जब dt का मान जीरो हो गया, du का मान जीरो, तो हम कहेंगे आदर्श गैस के लिए समतापी प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है। ये स्टेटमेंट है। ये तुम क्या ले रहे हो, हल्के में ले रहे हो क्या नोट पॉइंटों को? ये स्टेटमेंट है, ये आपको अपने गले में उतारनी है, सीधी बात बता रहा हूं मैं। बाद में फिर यहां पर रोना नहीं है, क्वेश्चन नहीं हुआ, यो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। थर्मोडायनेमिक्स वैसे ही कहने में बहुत टफ था, लोग कह रहे थे, मैं बहुत सरलता से समझा रहा हूं, लेकिन समझा रहा हूं तो फिर फैल रहे हो, समझ नहीं आ रहा है सर, हम नहा के नहीं आते ना, हमें समझ नहीं आ रहा।
अब देख बेटा यहां पर, अब यहां पर देख, अब यहां पर देख कुछ क्वेश्चन, अभी रुको रुको, क्वेश्चन तो बाद में, क्वेश्चन से पहले एक और चीज करवानी है मुझे, एक और काम करवाना है। और सर जी एक बात बता देते हमें। मैंने कहा क्या भाई? सर जी वो ऊष्मा में परिवर्तन तो आपने कैलकुलेट करा ही नहीं। मैंने कहा हाँ भाई, कार्य में ऊष्मा में और इंटरनल एनर्जी में एक संबंध होता है। अगर मैं ऊष्मा को कैलकुलेट करूंगी भाई, ऊष्मा परिवर्तन कैसे कैलकुलेट करना है, तो मैं करूंगा क्या भाई, जरा देखो। ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से मैं लिखूंगा, ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से हम लोग जानते हैं dq बराबर होता है du माइनस के w। और आप लोग ये भी जानते होंगे, थोड़ी देर पहले ही मैंने भी बताया पिछली स्लाइड पर ही, चूंकि समतापी प्रक्रम समतापी प्रक्रम में आदर्श गैस के लिए ये बात हम जानते हैं, ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है, भले ही मैं डेरिवेशन के थ्रू दे रहा हूं पर ये इंफॉर्मेशन है। जब आप प्रैक्टिस करोगे, याद करोगे तो बेटा याद हो जाएगी, थोड़ा समय देना इसको। समतापी प्रक्रम में आदर्श गैस के लिए आप मुझे बताइए, हमें कैलकुलेट नहीं करना, हमें समझना है कि डी का मान 0 होता है, और कैसे होता है वो मैंने आपको पहले ही समझा दिया। अब ये बात तो हमारे ऑलरेडी याद रहेगी कि डी का मान 0 है। अब क्योंकि अगर ये पद 0 है तो dq का मान क्या हो गया बेटा हमारे पास, माइनस के w, और w का फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं क्या भाई, w का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, उत्क्रमणीय आदर्श गैस में माइनस के 2.303 nRT log V2 बटे V1। अब ये मान जब आप यहां पर रखोगे तो बेटा हीट में परिवर्तन क्या होगा, प्लस के 2.303 nRT log V2 बटे V1। लो हीट में परिवर्तन भी आ गया। मतलब जो मान आपका वर्क डन का आएगा, कार्यकृत कार्य का आएगा, बस उसका साइन चेंज करना है। अगर वो पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव बना देना है, वो अगर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बना देना है, लेकिन परिमाण समान रहेगा समतापी प्रक्रम के लिए। अगर आप लोगों ने बेटा यहां तक छाप लिया हो तो फटाफट बताइए, फिर इसके बाद में कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। हो गया भाई, हो गया भाई, डन। देखो बेटा अब यहां पर एक क्वेश्चन है, वो करके देखना, मुझे क्वेश्चन बताना बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ये करके बताना है आपको, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, जब 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 किसी आदर्श गैस के एक मोल को 300 केल्विन के स्थिर ताप पर एक
एक बार से 4 बार, एक बार से, रुको भाई, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं करना भाई, ये नहीं करना। माफी चाहूंगा भाई, ये नहीं करना। रुको रुको रुको, एक काम कर लेते हैं ना, ठीक है। स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर 4 लीटर से, 4 लीटर से 1 लीटर, 4 लीटर से 1 लीटर तक उत्क्रमणीय रूप से संपीड़ित किया जाता है, किया जाता है, तो किए गए कार्य का परिकलन करें। ठीक है। और यहां पर बेटा जी विकल्प दे रखा है कितना, 4.01 किलो जूल। विकल्प बी दे रखा है बेटा माइनस के, नहीं, हाँ माइनस के 8.02 किलो जूल। सी विकल्प दे रखा है 18.02 किलो जूल। और विकल्प डी दे रखा है बेटा 3.457 किलो जूल। ठीक है, ये क्वेश्चन करना है। अब इस क्वेश्चन को देखो भाई, पहले तो कुछ शब्द छांटने पड़ेंगे हमें। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, शब्द छांटने पड़ेंगे। एक तो बेटा यहां पर दे रखा है आदर्श गैस, साफ साफ दिया हुआ है। एक लिखा हुआ है स्थिर ताप, स्थिर ताप का मतलब समतापीय प्रक्रम है। और दो हमें आयतन दे रखा है, और एक दे रखा है उत्क्रमणीय रूप से। यानी ये तीन शब्द ये रिलेट करते हैं, आदर्श गैस, स्थिर ताप यानी समतापीय, उत्क्रमणीय। फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, W इक्वल टू माइनस के 2.303 गुणा R गुणा तापमान लोग V2 बटे V1, V2 बटे V1। अब हमने क्या करा भाई, माइनस के 2.303, R का मान होता है 8.314, तापमान का मान कितना है बेटा 300 केल्विन। अच्छा, मोल कितना था भाई, क्योंकि यहां पर मोल भी आता है ना, एनआरटी होता है, एन भी होता है बेटा गुणा में, ध्यान रखना। मोल 1 है तो मैंने लास्ट में लिख दिया 1 मोल है। तो भाई लोग लिख दिया मैंने यहां पर V2 1, और यहां पर हो गया बेटा 4। अब आपको पता होगा ये लोग 4 है। ठीक है, ये क्या है बेटा जी, लोग 4 है। तो इसको आप लिख सकते हो ऊपर, अगर ये ऊपर जाएगा तो बेटा 4 की पावर माइनस के 1 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस के 2.303 गुणा 8.314 गुणा 300। अब 1 को लिखो ना लिखो, मतलब मोल को लिखो ना लिखो, कोई फर्क पड़ नहीं रहा। इसको आप लिखोगे लोग, ठीक है, लोग 4 इनवर्स। ठीक है, अब ये -1 अगर इधर आ जाए तो बेटा ये मान प्लस का हो जाएगा, 2.303 गुणा 8.314 गुणा 300। और लोग 4 को आप क्या लिख सकते हो बेटा, लोग 2 की घात 2। लोग 4 को क्या लिख सकते हो आप, 2 की घात 2। जब आपका -1 इधर आ गया तो बेटा 2 आ जाएगा इधर, क्योंकि हम लोग ये भी जानते हैं ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा लोग m की घात n का सूत्र होता है n log m, पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो ये इधर भी आएगा, तो हमारे पास आएगा भाई 2.303 8.314 गुणा 300 और भाई गुणा 2, और यहां पर बचेगा लोग 2। और लोग 2 का मान कितना होता है बेटा 0.3010, पढ़ा होगा आपने, 0.3010। अब इसको हल करना है,
ये मान आएगा बेटा जी जूल में। अगर इसको हम 1000 से भाग कर दें तो यही मान बन जाएगा किलो जूल में। ठीक है, तो यहां से हमें किलो जूल में आंसर निकालना है क्योंकि यूनिट में किलो जूल में दे रखा है। तो कृत कार्य कितना होगा बेटा, जो भी मान ऊपर गुणा करके आएगा उसको 1000 से भाग कर देना। तो भाई देखते हैं अभी। तो भाई हमारे पास आएगा 3 4 5 7 9, 1000 से भाग करोगे 0.9, तो आएगा हमारे पास 3.4579। ठीक है, 1000 से भाग करोगे तो ये आ जाएगा किलो जूल। किलो जूल विकल्प होगा बेटा जी डी। विकल्प होगा बेटा जी डी। बेटा लोग बिल्कुल ठीक रखा है हमने, आप हमें बताओगे अब। बहुत बढ़िया भाई, लोग का मान बिल्कुल सही रखा है, आपसे ही गलती हो रही है भाई। अब ये छोटी छोटी चीजें तो करनी पड़ेगी भाई। करो करो। हो गया क्या भाई? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बेहतरीन। पढ़े भाई आगे। अब मैं क्वेश्चन ढूंढ लू एक दो और। एक और क्वेश्चन मिला है बेटा, एक और क्वेश्चन मिला है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा क्या है। देखो भाई, अगला क्वेश्चन आया है नीट 2019 में। नीट 2019 में क्वेश्चन आया है, और क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो भाई क्या है। इन्होंने कहा है कि आदर्श गैस एक आदर्श गैस रुको 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 रुको। एक आदर्श गैस के एक मोल को, ये 2022 में था बेटा, ये 2022 में था क्वेश्चन। एक आदर्श गैस के एक मोल को
300 केल्विन पर समतापीय रूप से 1 लीटर से 10 लीटर, ठीक है, आयतन तक, 10 लीटर आयतन तक, 10 लीटर आयतन तक प्रसारण यानी प्रसारण किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए डेल्टा यू पूछा है कितना होगा, और आर का मान दे रखा है बेटा 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल, जूल प्रति केल्विन प्रति मोल, ठीक है, ये दिया हुआ है भाई, इसका उपयोग करना है। और विकल्प एक दे रखा है बेटा कितना, 1260 जूल, विकल्प बी 2520 जूल, विकल्प सी 5040 जूल, और विकल्प डी, जल्दबाजी नहीं करनी बेटा, है ना, 0 जूल। देखो मैं ये गारंटी दे देता हूं कि अगर मैं आप लोगों को इस तरीके से ना समझाता, वो स्टेटमेंट ना लिखता और डेरिवेशन से काम की बातें नहीं बताता, हालांकि तुम्हें स्टार्टिंग में दिक्कत हो रही होगी, मैं मान के चलता हूं कि तुम्हें लग रहा होगा कि इन्होंने डेरिवेशन से स्टेटमेंट कैसे प्रूव कर दी, क्योंकि हमने उस तरीके से नहीं पढ़ा होता, हम तो सॉल्व ही करते हैं। अब इस पेपर बनाने वाले के दिमाग का ख्याल देखो कि इसने सारे के सारे ऐसे डेटा दिए जिनको देखकर हमें लग रहा है कि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। उसने कहा कि एक आदर्श गैस के 1 मोल, यानी मोल की अमाउंट दे रखी है, 300 केल्विन तापमान भी दे रखा है, समतापीय प्रक्रम भी दे रखा है, आयतन का मान दे रखा है 1 लीटर से 10 लीटर दे रखा है, ठीक है, और आर का मान भी दे रखा है। यानी वो हमें किस दिशा में लेके जाना चाहता है, वो लेके जाना चाहता है कि आप थोड़ी देर यहां पर दिमाग खर्च करो, ठीक है, टाइम बर्बाद करो आप लोगों, क्योंकि ये ऐसा कब करोगे आप, ऐसा तब करोगे जब आपको थर्मोडायनेमिक्स की बेसिक बात नहीं पता होगी। और आज हमें जो है इतने डेरिवेशन करके, भाई देखो हमारा ये होता है ना कि अगर हम एक क्लास पूरी पढ़ लें और एक क्लास पढ़ के अगर उस क्लास में से एक क्वेश्चन भी हमारा नीट के अंदर आ जाए तो समझना वो क्लास धन्य है हमारे लिए, वो क्लास धन्य है हमारे लिए कि भाई एक क्लास से 4 नंबर मिल गए। लेकिन अगर पढ़ने के बावजूद तुम्हें लग रहा है कि सिर्फ फॉर्मूले ही करने से या फिर सॉल्व करने से ही प्रॉब्लम होती है सॉल्व, तो भाई फिर तो हो गया बात, स्मार्ट वर्क तो दिखाना पड़ेगा नीट में। आज हमने एक बात प्रूव करी, ध्यान रखना, समतापीय प्रक्रम, आंख बंद करके ध्यान रखना, आंख बंद करके, समतापीय प्रक्रम, आदर्श गैस और डेल्टा यू, ये तीन चीज याद रहेंगी। उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 0 होती है, प्रूव कर चुके हैं पहले, इसीलिए मैंने डेरिवेशन में वो डेरिवेशन करवाया था, वो प्रूव करवाया था कि 0 होती है। क्यों, मुझे पता था इन फ्यूचर 2022 में तो आया ही था, इन फ्यूचर आगे इस बार डेल्टा यू आया है, कभी डेल्टा एच पूछ लेगा, वो भी 0 होता है। तो मैं कह रहा हूं कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुझे बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में कि जब तक मैं यहां से लेकर यहां तक क्वेश्चन को खींच रहा था, लिख रहा था, तो आपको भी लग रहा होगा यार क्या बोरियत है, कितना बड़ा क्वेश्चन है यार, क्या बवाल है, ठीक है। लेकिन जब आप लोगों ने देखा कि यार ये तो सच में इतना आसान है, ये तो सच में इतना आसान है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बेहतरीन। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए क्या ये क्लियर हो गया बेटा। वो तो सिर्फ आपको डायरेक्शन देगा, बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा कि ये मान है, वो मान है, ये मान है, वो मान है। यस और नो, अरे यार ये, हाँ चले, 1 मिनट देना बेटा, मैं रिफ्रेश करा दूं इनको कमेंट को, रिफ्रेश नहीं हो रखा हूं कमेंट क्यों, अरे देख तो सही।
कमेंट तो बंद है। एक मिनट देना बेटा, है ना। डन डन, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगले में 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा नीट के, और वो ऐसे क्वेश्चन है जो हमने आज पढ़े हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आज का, जो आया था हमारे पास नीट 2019 में। क्या कह रहा है बेटा? समतापीय अवस्था में 300 केल्विन पर एक गैस दो बार के एक स्थिर बाह्य दाब के विरुद्ध बाह्य दाब के विरुद्ध 0.1 लीटर से 0.25 लीटर, ठीक है, तक प्रसार होती है गैस द्वारा किया गया कृत कार्य। गैस द्वारा किया गया कृत कार्य, ये हमें बताना है बेटा, कृत कार्य। और यहां पर होगा विकल्प 1 -30 जूल, विकल्प बी 5 किलो जूल, विकल्प सी 25 जूल, और विकल्प डी 30 जूल। देखो मैं तो बहुत स्मार्ट आदमी हूं भाई, मैं बहुत सच में स्मार्ट आदमी हूं। मैं तो इसका आंसर बिना पढ़े भी दे सकता था, ठीक है, बिना पढ़े भी दे सकता था, बिना सॉल्व करे भी। लेकिन मैं आप लोगों से कुछ कुछ बातें पूछूंगा, वो आपको बतानी है। हमें फोकस किस पे करना है? समतापीय गैस, ठीक है, और भाई आयतन लीटर। क्वेश्चन में कहीं पर भी उत्क्रमणीय शब्द का प्रयोग नहीं दिया हुआ, या विपरीत शब्दों का प्रयोग नहीं करा हुआ है। जब उत्क्रमणीय प्रक्रम नहीं है तो बेटा प्रक्रम कैसा हो गया? प्रक्रम हो गया हमारे पास अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय में आप लोगों को बेसिक फॉर्मूला क्या आता है W निकालने का? आप कहोगे सर हमने तो पढ़ा है माइनस के P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। अनुत्क्रमणीय में तो यही होता है भाई। मैंने कहा ठीक है। अब एक्सटर्नल प्रेशर किसके बराबर था बेटा? 2 बार, माइनस के 2 बार, ऐसे लिख लो V2 माइनस V1। V2 था हमारे पास 0. देखो बाद वाला होता है, बाद वाले आयतन को V2 कहते हैं। तो 0.25 माइनस के 0.1, लेकिन ये लीटर है, ये क्या है? लीटर है। अब आप लिखोगे माइनस के 2। अब जब आप 0.25 में से 0.1 घटाओगे तो हमारे पास आएगा 0.15 के साथ गुणा कर दी, और यूनिट बन जाएगी बार और लीटर। आपको मैंने बताया था कि क्वेश्चन में वो आंसर देगा अलग अलग यूनिट में, दाब का मान या आयतन का मान। विकल्पों में पूछेगा जूल में। और मैंने ये भी बताया था कि बार लीटर को अगर हमें जूल में कन्वर्ट करना हो तो आपको याद होगा कि 1 बार लीटर 100 जूल के बराबर हुए हैं। तो इसका मतलब यहां पर हम 100 से गुणा कर दें। अब जैसे ही मैं 100 से गुणा करूंगा यहां पर यह बन जाएगा 0 माइनस के 0.30 गुणा 100। अब ये जूल में कन्वर्ट हो गया और माइनस के 30 जूल आ गया। करेक्ट आंसर क्या आ गया बेटा? विकल्प ए। सॉल्व करके हमारे पास विकल्प ए आ गया।
पर मेरे जैसा स्मार्ट आदमी पता क्या करता, अगर मान लो पेपर में मैं बैठा होता, ये साला प्रसार हो रहा है यार, क्या हो रहा है, गैस प्रसार हो रही है, गैस गैस ढक्कन ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी काम कौन कर रहा है, काम सिस्टम कर रहा है, काम हम तो कर नहीं रहे। और जब काम सिस्टम कर रहा है तो मान कैसा होना चाहिए, ऋणात्मक, धनात्मक तो होना नहीं चाहिए। इसमें 3 मान धनात्मक दे रखे हैं, मतलब ये तीनों तो है नहीं, चौथा बचा हुआ आंसर। लेकिन चलो, ये तो भाग्य था उन बच्चों का जिनके पेपर में ये क्वेश्चन आया कि चलो भाई उनको वो चिन्ह परिपाटी से भी क्वेश्चन को देख सकते थे। बट जिनको नहीं आता वो तो फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे ना, और फॉर्मूला आपको समझ में आ गया कि यहां पर जो कृत कार्य है वो उत्कर्मणीय नहीं है, अनुत्कर्मणीय है। और अनुत्कर्मणीय में वो समाकलन वाला सूत्र नहीं लगाते, सिंपल वाला सूत्र लगाते हैं, पी एक्सटर्नल v2 माइनस v1। बाद में अगर हमारे पास यूनिट चेंज अलग आती है, ऐसा ही यूनिट नहीं आती, तो फिर आप उसको जूल में कन्वर्ट करने का तरीका जानते हो। अगर दाब हमारे पास एटीएम में दे रखा होता, वायुमंडल में दे रखा होता, तो हम 101 से गुणा करते, ठीक है। और अगर बेटा बार में दे रखा है तो हम 100 से गुणा कर लेंगे, बात खत्म। अब मुझे बताइए किस किस को ये क्वेश्चन एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया, फटाफट बताइए बेटा, किस किस को ये क्वेश्चन एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बेहतरीन। बहुत बढ़िया। नहीं, फॉर्मूला वही आंसर आएगा बेटा, फॉर्मूले से करो सॉल्व वही आएगा। और जो बच्चा मुझे ये कह रहा है कि इस क्वेश्चन में हम फॉर्मूले से, अबे ताऊ एक बात बता, सीपी का मान दे रखा है, समतापीय प्रक्रम में डीटी का मान 0 आएगा, मान तो बेटा 0 ही आएगा इस वाले में, अगर पुराने वाले क्वेश्चन की बात कर रहा है तो इस वाले क्वेश्चन में भी वही आंसर है। अब देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये क्वेश्चन आया था मेरे पास नीट 2021 में, नीट 2021 में। इसमें कहा गया है निम्न में से कौन सा विकल्प 1 मोल आदर्श गैस के लिए, 1 मोल आदर्श गैस के लिए सीपी एवं सीवी के सही संबंध को व्यक्त करता है। विकल्प 1 देखिए बेटा, सीपी प्लस सीवी बराबर आर, सीपी माइनस के सीवी बराबर आर, सीपी बराबर आरसीवी, और विकल्प डी होगा बेटा सीवी बराबर आरसीपी। आपका पोल चल गया भाई, बताइए आंसर क्या होगा। बताइए भाई क्या आंसर होगा। बहुत बेहतरीन। चलो भाई समय समाप्त। आई नो आंसर बी है, आई नो आंसर बी है। तो बेटा एक बार थर्मोडायनेमिक्स को आप अगर डिटेल में पढ़ लोगे ना, मैं गारंटी दे रहा हूं कि जब आपके नीट के एग्जाम होंगे,
या जब क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आएगा 100% वो क्वेश्चन सही होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो क्वेश्चन गलत हो जाए, ये तो मैं दावा करता हूं। पर प्लीज जब मैं समझा रहा हूं डेरिवेशन से धीरे धीरे कुछ लॉजिकली बात समझा रहा हूं, कोई परमानेंट बात समझा रहा हूं, ठीक है, कोई नोट पॉइंट लिखवा रहा हूं, वो बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर हो गया हमारे पास 2019 का क्वेश्चन है ये नीट 2019 में आया था, लेकिन ये उड़ीसा में आया था बेटा, नीट 2019 का ही क्वेश्चन है। और यहां पर एक बात और दे रखी है, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 5वां क्वेश्चन नंबर 5वां। हम कहेंगे भाई एक आदर्श गैस, एक आदर्श गैस, ठीक है, 10⁵ न्यूटन मीटर इनवर्स का पावर 2 के स्थिर दाब पर या स्थिर दाब के विपरीत, स्थिर दाब के विपरीत 300 केल्विन पर समतापीय रूप से 10⁻³ मीटर क्यूब से 10⁻² मीटर क्यूब, ये आयतन है। मीटर क्यूब आप लोग जानते होंगे, आयतन का ही वो होता है यूनिट। मीटर क्यूब पर विस्तारित होती है, इस प्रक्रम में कार्य है, इस प्रक्रम में कार्य है विकल्प 1 प्लस के 270 किलो जूल माइनस के 900 जूल, विकल्प सी प्लस के 900 किलो जूल और विकल्प डी माइनस के 900 किलो जूल। ठीक है, यह क्वेश्चन है बेटा। आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहूंगा, इस क्वेश्चन में उत्क्रमणीय शब्द का प्रयोग नहीं है, ना विपरीत शब्द का प्रयोग है। तो जब बेटा जी यहां पर विपरीत मतलब उत्क्रमण है ना, उत्क्रमणीय प्रक्रम नहीं ना, विपरीत प्रक्रम है, प्रक्रम में उत्क्रमणीय नहीं है, इसका मतलब प्रक्रम कैसा है, अनुत्क्रमणीय। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, W बराबर माइनस के P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। इसकी अच्छी बात यह है कि इस बार यूनिट कन्वर्ट भी करना नहीं पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि दाब की यूनिट SI प्रक्रम में दे रखी है, MKS पद्धति में दे रखी है, SI पद्धति में दे रखी है, आयतन भी SI पद्धति में दे रखा है और विकल्प भी SI पद्धति में दे रखे हैं, जूल या किलो जूल, तो आप चेंज कर लोगे। पर बात यह है कि आपको बार 8 लीटर या फिर ATM लीटर उसको कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप इसको हल करिए फटाफट और जैसे ही हो जाए तो मुझे बता देना। हो गया? ठीक है भाई, अभी करवाता हूं सोल्व बस। हम जानते हैं भाई W का फॉर्मूला है माइनस के P एक्सटर्नल V2 माइनस V1 अगर अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। तो भाई एक्सटर्नल प्रेशर कितना हो गया हमारे पास, 10⁵5, तो 10⁵5 गुणा V2 माइनस V1, यानी V2 ये है और V1 ये है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो बेटा, 10⁻⁻² और भाई माइनस के 10⁻⁻3। तो यहां पर आपने लिखा माइनस के 10⁵5 गुणा
अगर आप 10 की घात -3 कॉमन ले लेते हो तो यहां पर 100 -1 ऐसे आएगा, 100 -1 ऐसे आ गया भाई, सॉरी 10 -1 आएगा। तो भाई 10 -1 कितना हो गया? 9। अब -9 गुणा 10 की घात 5 ही है और 10 की घात -3 ही है, तो 10 की घात 2 बचा, तो माइनस के 900 जूल आएगा आंसर हमारे पास। माइनस के 900 जूल कहां दे रखा है बेटा? बी विकल्प में, तो बी विकल्प हमें दे रखा है। तो भाई 60.54% बच्चों का आंसर करेक्ट है, जिसमें पीयूष, रोहित, मेडिको, अनुराग और प्रियदर्शी, गौरव, रजत, लव कुमार, सुहेल खान, कृष्णा और अवनीश। बहुत बढ़िया बेटा। तो भाइयों ये था हमारे पास क्या, आपके समतापीय प्रक्रम में जो फॉर्मूलों का प्रयोग करना। अब जरा कुछ कंफ्यूजन भी आ सकता है आप लोगों को, उस कंफ्यूजन से दूर कर रहा हूं मैं, और एक दिमाग में आप लोगों के डाउट भी क्रिएट करूंगा और फिर उसके बाहर भी निकालूंगा। ध्यान रखना है बेटा एक नोट पॉइंट, यदि आदर्श गैस समतापीय प्रक्रम उत्क्रमणीय वाले क्वेश्चन में, उत्क्रमण वाले क्वेश्चन में दो आयतन ना देकर, दो आयतन न देकर दो दाब देता है, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? अरे हवन करेंगे, हवन करेंगे। देखो बेटा अब होता क्या है, अगर मेरे को बेसिक फॉर्मूला क्या है कि भाई W बराबर होता है माइनस के 2.303 NRT लोग V2/V1। ये तुम्हें रटेगा, वो तो ये तुम्हें याद होगा, पर क्वेश्चन में बेटा जी क्या हो सकता है कि आयतन ना देकर इस बार दाब दे रखे होंगे। आप लोग ये भी जानते होंगे बेटा आदर्श गैस के लिए स्थिर ताप पर, आदर्श गैस के लिए मैं बताऊंगा क्या करना है आपको। आदर्श गैस के लिए स्थिर ताप पर, क्योंकि समतापीय है, स्थिर ताप पर मैंने गैस का एक नियम पढ़ाया था जिसको बॉयल नियम कहते थे, और स्थिर ताप पर वही पढ़ाया था। ध्यान रखना स्थिर ताप पर सिर्फ वही पढ़ाया था। हम जानते हैं कि P1V1 बराबर होता है P2V2, यानी P1/P2 अगर मैं P1 को इधर ले आऊं तो ये V2/V1 के बराबर होगा कि नहीं होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल सही। तो इस न्यूमेरिकल में, इस फॉर्मूले में जहां V2/V1 है ना, वहां पर आप P1/P2 कर सकते हो। तो W का मान क्या होगा बेटा? माइनस के 2.303 NRT लोग P1/P2 आप कर सकते हो, कोई रोक नहीं पाएगा आपके क्वेश्चन को। अब आप सोच रहे होंगे कि सर बात तो सही कह रहे हो आप, कर लेंगे हम। सबसे पहले आप बेटा इसको छापो, और छापने के बाद मैं एक दो न्यूमेरिकल करवाऊंगा, उसके बाद आप लोगों को बताना है कर पाओगे कि नहीं। छापो भाई इसको फटाफट। किसी क्वेश्चन के अंदर मैंने इसलिए नोट पॉइंट में लिखवा दिया कि जो जो आगे चल के क्वेश्चन हल करते समय, पेपर सॉल्व करते समय, डीपीपी सॉल्व करते समय अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम आएगी तो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पहले से ही तुम्हारे पास या तुम्हारे तस्कर में पहले से ही उस हमले का वो रहेगा, क्या बोलते हैं, जवाब। देख भाई हो गया होगा। अब ये क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है?
अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन है हमारे पास, छठा क्वेश्चन है, ये छठा क्वेश्चन है भाई आज का। ये कह रहा है कि 27 डिग्री सेल्सियस पर 27 डिग्री सेल्सियस पर आदर्श गैस का एक मोल 2 एटीएम से 10 एटीएम दाब के 10 एटीएम के दाब से समतापीय एवं उत्क्रमणीय रूप से संपीड़ित होता है। तो पूछा है डेल्टा ई तथा क्यू के मान है, जहां पर आर का मान दे रखा है 2 कैलोरी प्रति मोल प्रति केल्विन, और विकल्प एक देखो बेटा क्या दे रखा है, 0 माइनस के 9 6.584 कैलोरी। बी विकल्प देखो बेटा, प्लस के 8 6 5 नहीं माइनस के 9 6.584 कैलोरी, और प्लस के 9 6.584 कैलोरी। विकल्प सी, प्लस के 8 6.558 कैलोरी, और भाई माइनस के 8 6.558 कैलोरी। विकल्प डी देखो बेटा क्या होगा, माइनस के 8 6 5.58 कैलोरी, और माइनस के 8 6 5.58। अगर आप मेरे जैसे स्मार्ट होते ना तो 1 सेकंड के भीतर इसका आंसर दे देते। मेरे जैसे स्मार्ट अगर होते तुम, मेरे जैसे स्मार्ट होते तो, यही तो बात है भाई। चलिए चलिए करिए। यस, अब आप बहुत स्मार्ट हो चुके हो एक्चुअल में। अब आप मेरे साथ रह रह के ना थोड़े बहुत तुम्हारे अंदर गुण आ गए, मेरे अंदर, मेरे वाले स्मार्ट हो गए तुम बहुत। कैसे स्मार्ट हुए जरा देखते हैं भाई। अब हमें एक बात पता चल गई, क्वेश्चन में लिखा है आदर्श गैस समतापीय, उत्क्रमणीय लिखा हो ना लिखा उससे मतलब नहीं, और डेल्टा ई पूछा है। डेल्टा ई पहले पूछा है और फिर क्यू पूछा है, तो पहले हमारा दिमाग जाएगा डेल्टा ई पर। तो डेल्टा ई का मान क्या होता है बेटा जी समतापीय प्रक्रम में? लुल 0 है ना। तो भाई क्या हो गया, हमारे पास 0 हो गया। अब इन 4 विकल्पों में 0 में कोई और तो दे नहीं रखा, हमारे पास क्या होगा, सिर्फ ए ही है।
तो आपने ए टिक कर दिया, और कोई किसी का भी पिताजी हो जो तुम्हारा आंसर गलत निकाल दे, हो ही नहीं सकता। ना सॉल्व करना, ना पेन उठाना, आंसर लेके आना, खत्म, ए आंसर। लेकिन चलो, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर जी एक बार क्यू भी निकालना हमें सिखा दो, क्योंकि इस बार हमें दाब दे रखा है, आयतन नहीं दे रखा। मैंने कहा था कि जो फॉर्मूला डब्ल्यू का माइनस में लिखते थे उसी फॉर्मूले को प्लस में लिख दो आप, डब्ल्यू के क्यू के रूप में। हम जानते हैं कि क्यू का फॉर्मूला होता है प्लस के 2.303, फिर एनआरटी, और फिर लोग P1 बटे P2 करना पड़ेगा, बस माइनस को प्लस कर दिया और कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा यहां पर करा हमने 2.303, अब देखो एन का मान कितने मोल थी गैस के भाई, 1 मोल है, 1 रखा। आर का मान कितना दे रखा है कैलोरी में, 2 रखा हुआ है। तापमान 27 डिग्री सेल्सियस, उसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो बेटा 300। फिर हमारे पास आ गया लोग, पहला दाब था 2 और फिर था हमारे पास 10, तो लोग 2/10, इसको ऐसे कर दो भाई, है ना, P1 बटे P2। आप इसको हल करोगे 2.303 गुणा 2 गुणा 300, इसको लिख देना log 2 माइनस log 10। log 2 का मान आप जानते होंगे 2.303, इसको मैं 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं भाई, 600 लिख रहा हूं, ठीक है। तो log 2 का मान होता है 0.3010 और माइनस log 10 का मान होता है 1। जब आप छोटे में से बड़ा मान घटाओगे तो ये ओवरऑल माइनस बचेगा, फिर इसकी गुणा करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो भाई इसका आंसर देखते हैं क्या है, मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हम कहेंगे भाई हो गया भाई, पहले वाला ही आंसर आ गया, माइनस के 965.8782 कैलोरी। लो, मैच इसी से हो गया। तो अब मुझे फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स के भीतर, क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया दोस्तों? क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया? अरे क्यू और डी क्यू एक ही बात होती है बेटा, जो कार्यफलन होते हैं ना उनमें डी लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, परेशान नहीं होना आपको। बहुत बढ़िया भाई। अब देखो भाई आगे कहानी, आगे का क्वेश्चन देखो एक, क्वेश्चन नंबर 7वां। अच्छा इसके यहां पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था ना, इसका आंसर 78% बच्चों का आंसर करेक्ट था भाई, आप दोनों तुक्के मारे होंगे इसमें भी। अब देखो बेटा आगे क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है 300 केल्विन पर 300 केल्विन पर आदर्श गैस के 1 मोल को 1 लीटर की प्रारंभिक मात्रा से 1 लीटर की प्रारंभिक मात्रा से 10 लीटर तक समतापीय रूप से विस्तारित किया जाता है, विस्तारित किया जाता है, विस्तारित किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए ठीक है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है, और आर का मान दे रखा है 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, है ना। और विकल्प 1 देखो बेटा क्या दे रखा है,
163.7 कैलोरी। विकल्प बी दे रखा है 850.2। सी विकल्प दे रखा है 1381.2 कैलोरी। और विकल्प डी दे रखा है बेटा 0। विकल्प डी दे रखा है बेटा 0। फटाफट अपना आंसर दर्ज कराओ, फटाफट अपना आंसर दर्ज कराओ भाई। आ गया मौज। ओहो, पूरा क्वेश्चन डिजाइन करा गया है बेवकूफ बनाने के लिए, लेकिन पूछा है आंतरिक ऊर्जा। तो बेटा आंतरिक ऊर्जा, अब तो हमें मतलब हम स्मार्ट हो गए, पहले हम गधे थे, अब हमारे अंदर थोड़ा सा एक चिप जो है इंस्टॉल कर दी गई है लेक्चर नंबर 4 की, तो अब हम जिंदगी में नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया इसका बेटा जी? सही में इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास डी। और किसी को प्रूफ भी चाहिए तो देखो बेटा, हम जानते हैं डी यू बराबर क्या है? एनसीवी dt। प्रक्रम कैसा है भाई? प्रक्रम कैसा है? समतापीय। तो भाई जब टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट है, टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट है, तो भाई तापमान में परिवर्तन कितना हो गया? 0। तो dt का मान 0 हो जाएगा, तो du का मान अपने आप कितना आ गया बेटा? 0 आ गया, खत्म बात। अगर इसका मान हम 0 रखते तो ये मान पूरा खत्म हो गया। बहुत बेहतरीन। तो यहां पर आंसर होगा भाई विकल्प डी। तो ये हो गया भाई 88.82% बच्चों का आंसर सही है। फहद, लव, दुर्लभ है ठीक है, नवनीत, आलोक, रोहित, कृष्णा, अमान, प्रंजल और भाई नवाज, बहुत बढ़िया। आगे देखो बेटा, अगला क्वेश्चन तुम्हें करना है। अगला क्वेश्चन देखो तुम्हें करना है, और क्वेश्चन खतरनाक है इस बार। कहां गया भाई? कहां गया कहां गया कहां गया? क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां देखो बेटा, इसने कहा 16 ग्राम ऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस 300 केल्विन पर 10 डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब का मतलब लीटर ही होता है बेटा, से 100 डेसीमीटर क्यूब तक समतापीय एवं, कभी कभी ऐसा हो सकता है बेटा उत्क्रमणीय के स्थान पर विपरीत, विपरीत का मतलब ही रिवर्सिबल ही हुआ ना, रिवर्सिबल, तो विपरीत रूप से, विपरीत रूप से यानी रिवर्सिबल रूप से प्रसारित होती है। इस बार कोई मान 0 नहीं आएगा। किया गया कार्य, किया गया कार्य जूल में, जूल में होगा। विकल्प 1 0, विकल्प बी -2872 जूल, विकल्प सी प्लस के 2 पॉइंट नहीं 2875 जूल, और भाई विकल्प डी, मैं अगर स्मार्ट होता मैं तो भाई पेन भी ना उठाता, वैसे ही सॉल्व कर देता।
ठीक है, मेरे जैसा अगर कोई स्मार्ट होगा तो पेन भी नहीं उठाएगा। करो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व। यस, करेक्ट आंसर। प्रसार हो रहा है तो मान नेगेटिव में होना चाहिए, मान नेगेटिव में होना चाहिए, और नेगेटिव में बस एक ही मान दे रखा है बी। लेकिन चलो प्रूफ करते हैं कि बी कैसे सही होगा। हम लोग जानते हैं बेटा डब्ल्यू बराबर आता है माइनस के 2.303 गुणा एन गुणा आर गुणा टी, है ना, एनआरटी, और यहां पर होता है लोग V2 बटे V1। आप लोग जानते होंगे अगर मुझे एन यानी गैस के मोल निकालने ऑक्सीजन के, तो बेटा जी ऑक्सीजन गैस क्या होती है O2, तो बेटा मोल क्या आएंगे भार बटे अणुभार से, तो भार इसका 16 था, अणुभार होता है 32, यानी 0.5 मोल आएंगे। अब इसको हल करते हैं भाई, माइनस के 2.303 गुणा 0.5, आर का मान होता है जूल में 8.314, तापमान कितना है भाई, तापमान दिया ही नहीं क्या, 1 मिनट दे दो भाई, 1 मिनट दो। 300 केल्विन पर था भाई, हाँ 300 केल्विन पर ही रहा, 300 केल्विन पर, और लोग V2 बटे V1। तो बेटा जब यहां पर लिखोगे 100 और यहां पर लिखोगे 10, तो 1 0 से 1 0 गई, लोग 10 का मान कितना होता है 1। बस इसको हल कर लो। इसको जब आप हल करोगे 2.303 गुणा 0.5 गुणा 8.314 गुणा 300, आ गया भाई हमारे पास माइनस के 2872 जूल, और करेक्ट आंसर हो गया बी। ठीक है, तो स्मार्ट वर्क भी हो गया, सारे वर्क हो गए। तो भाई फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में किस किस को आज की क्लास में समझ में आया। 81.72% बच्चे हैं, ललित, पीयूष, कान्हा, नवनीत, हीरालाल, मंसूरी, पीयूष और दुर्लभ, लव, अनिकेश, बहुत बढ़िया भाई। किस किस को आज का जो लेक्चर है उसमें कार्य को कैलकुलेट करना समतापीय प्रक्रम में आ गया, चाहे वो उत्क्रमणीय प्रक्रम हो चाहे वो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम हो। किस किस को यह बात पता चल गई कि समतापीय प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है, एंथैल्पी में परिवर्तन शून्य होता है। किस किस को मेयर का रिलेशन Cp माइनस Cv बराबर R समझ में आ गया। किस किस को यह बात हमेशा याद रहेगी कि Cp का मान सदैव ही Cv से अधिक होता है। ठीक है, अगर आपको ये छोटे छोटे लाइन, छोटे छोटे पॉइंट अगर क्लियर हो गए हो तो समझ जाना कि आज का लेक्चर हमारे लिए पर्याप्त था। अब यहां से कोई क्वेश्चन आकर दिखाए हम ऐसे तैसे लगा देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। तो अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली क्लास में। और अभी और भी प्रक्रम है, जैसे क्या बोलते हैं समायतनिक प्रक्रम या समदाबी प्रक्रम, या कह सकते हैं निर्वात में प्रसार, ये सारे प्रक्रमों में हम हर कैलकुलेट करेंगे, हर एक कार्य को, रुद्धोष्म प्रक्रम वगैरह सब में। ठीक है, तो भाइयों अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, कहीं पर भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी हम हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। बाय बाय। नहीं नहीं, मैंने कहा बंद कर दो लेक्चर। हाँ खत्म हो गया।